नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आप वीडियो देखते समय यह कोशिश कीजिए जो मेरे आंसर देने से पहले आप इन प्रश्नों का आंसर दें, और यदि हो सके जो प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता हो तो आप कोशिश कीजिए उनको लिखने का भी, और एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको देखकर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में अधिकांशतः भाग जो है पाचन का वह संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है जब पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो मनुष्य के मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या, छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के मुख से भोजन का जो पाचन है वह प्रारंभ हो जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की मुख गुहा में लार सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम मतलब क्या, एस्ट्रोज कार्बोहाइड्रेट का जो एक रूप है को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह प्रारंभ होता है मनुष्य के मुख में। तो मनुष्य के मुख गुहा में क्या, तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च मतलब क्या, कार्बन का जो एक रूप है को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। तो मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, लार किसके एंजाइम में सहयोग करती है? तो लार जो है वह एस्ट्रोज किसके एंजाइम में, तो वह एस्ट्रोज के एंजाइम में सहयोग करती है, पाचन में सहयोग करती है। लार के पाचन कार्यों में भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से गीला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है जो एस्ट्रोज को शर्करा में जो एस्ट्रोज को किस में बदलता है? तो वह एस्ट्रोज को शर्करा में बदलता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है। लार में एमाइलेज भी होता है और लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। मतलब कि लार में जो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, जबकि लार में एंजाइम एमाइलेज जो होता है वह एस्ट्रोज को शर्करा में तोड़ता है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, एंजाइम एक है तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति बढ़ाने में कार्य करती है। तो एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम जो है यह एक प्रोटीन है, और एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है? तो बायो उत्प्रेरक है। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है जिसका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। एंजाइम उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए चाबी होती है। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है, आप यह भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है
जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। तो जाइमेज नामक एक एंजाइम है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो लिविंग सिस्टम में तो आप याद रखेंगे एंजाइम जो है वह रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया के तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। सीधा पूछे जब आपसे कि एंजाइम क्या है तो आप याद रखिएगा एक शब्द में प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को एंजाइम द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके में? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न की जाती है। आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूरिया की उत्पत्ति मानव शरीर में कहाँ होती है? तो यूरिया की उत्पत्ति मानव शरीर में यकृत में होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत जो है, यकृत से आप यह भी याद रखेंगे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रोयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका कैसा होता है यह? तो यह लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। यकृत के द्वारा ही पित्त का उत्पादन होता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन होता है। ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है और रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, यह सारा कार्य किसका है? तो यह सारा कार्य यकृत का है। मतलब कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य भी कौन करता है? तो यकृत करता है। और अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त कौन करता है? तो यह भी यकृत ही करता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन यह भी कहाँ होता है? तो यह भी यकृत में ही होता है। तो लगभग 500 ऐसा कार्य है जो मानव शरीर में यकृत संपन्न करता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन यहाँ पूछा है, गैस्ट्रिन क्या है? तो बता सकते हैं गैस्ट्रिन जो है यह एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। जबकि ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। टाइलिन जब पूछे तो टाइलिन भी एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन यह सभी क्या है? तो यह सभी एक एंजाइम है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो आमाशय में जीव कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। कौन? तो गैस्ट्रिन जो है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। आप याद रखेंगे ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, एस्ट्रोज को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो एस्ट्रोज को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। कौन है? तो एमाइलेज नामक जो एंजाइम है का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। एमाइलेज जो भोजन में एस्ट्रोज मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। कौन? तो एमाइलेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज
ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ रहता है? तो आप बता सकते हैं यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत जो है अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ? तो यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसी रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवंटु ग्रंथि है। कौन सा है? तो अवंटु ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार इसका लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg यकृत का भार होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि कार्य करती है। कौन? तो यकृत। यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है मानव शरीर में। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय जो है यह कहाँ होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। बाइल का स्रावन मतलब पित्त का जो स्रावन है वह यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोख कर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में उपस्थित होता है। पित्ताशय कहाँ उपस्थित होता है? तो पित्ताशय जो है यह उदर गुहा में उपस्थित होता है। पित्ताशय लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा? तो 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? तो निर्माण होता है यकृत में। और यह जमा कहाँ होता है? तो यह जमा होता है, आप बता सकते हैं, पित्ताशय में। यहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, संचय मतलब पित्ताशय और निर्माण मतलब यकृत। यह आपको याद रखना है। यही प्रश्न रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में इसका उल्टा हो जाता है। मतलब क्या पूछेगा जब आपसे कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो अधिकांशतः छात्र लगा देते हैं पित्ताशय में, जबकि निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। इसको याद रखिएगा अच्छे से। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है वह वसा का पाचन जो है वह प्रभावित करता है। किसका? तो वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो याद रखिएगा, पित्त में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। आप यहाँ से यह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र जो है यह क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और O6। क्या है? C6H12 और O6 ग्लूकोज का मतलब क्या एक सामान्य सूत्र है। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका सूत्र होता है C6H12O6। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य में मतलब कि घुलनशील होता है। और यह स्वाद कैसा होता है? तो यह स्वाद में मीठा होता है। तो ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है? तो ग्लूकोज जो है यह स्वाद में मीठा होता है। आप यहाँ से
यह भी बता सकते हैं। मानव शरीर, जब पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप बता सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। लेकिन जब आपसे पूछे कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अग्नाशय को ही पेनक्रियाज भी बोला जाता है, आप यह भी याद रखेंगे। और अग्नाशय को ही एक मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, पेनक्रियाज को ही। तो यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई मानव शरीर की अग्नाशय। यह भी आप याद रखेंगे। और जाइमेज नामक जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करती है, आप यह भी याद रखेंगे। और पित्त का पीएच मान जब कभी पूछे, तो पित्त का जो पीएच मान है यह 7.6 से लेकर 8.6 तक होता है। पित्त का पीएच मान कितना? तो 7.6 से लेकर 8.6 तक पित्त का पीएच मान होता है, आप यह भी याद रखेंगे। और लार, कभी कोई पूछता है तो लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार का स्रावन कहाँ से होता है? तो लार का जो स्रावन है वह लार ग्रंथियों द्वारा होता है, और यह हल्की अम्लीय होती है। कौन? लार। और लार का पीएच मान कितना होता है? तो जब भी पूछे लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का पीएच मान 6.8। और जब पूछे मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। जब पूछे दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान होता है 6.5। जब पूछे मानव रक्त का पीएच मान, तो 7.4। समुद्री जल का पीएच मान, तो 8.4। नींबू का पीएच मान 2.2। तो यह भी आप याद रख सकते हैं। और लार में जो है लगभग 99.5% वह जल होता है, आप यह भी याद रखेंगे। और भोजन को गीला करने तथा लुगदी बनाने में कौन मदद करता है? लार मदद करता है। क्यों? इससे होता है क्या, जो भोजन जो है वो आसानी से गीला जा सके। और लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो एस्ट्रॉज को शर्करा में तोड़ता है। यह भी आप याद रखिएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप देखिएगा इन्हीं 20 से 22 जो प्रश्न करवाया गया है बायोलॉजी में, इनसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, इस 20 प्रश्न में से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न लगभग प्रत्येक सेट में, जिसमें भी साइंस पूछता है उसमें से आपको मिलेगा। तो यह इतना महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कभी भी घबराए नहीं, अपने लक्ष्य की प्रति अग्रसर रहें। और जब मन करे आपको पढ़ने का, तभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसे विद्वान व्यक्ति बोलते हैं कि सुबह में उठोगे तो ऊर्जा मिलेगी, ऐसी कोई बातें नहीं है। ऊर्जा लेने के लिए पूरा लाइफ बाकी है। आप पहले कुछ बन जाइए, फिर तो ऊर्जा तो लेते रहिएगा। निशाचर कुछ व्यक्ति ऐसे होते जो भर भर रात पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, उनके शरीर में भी ऊर्जा रहती है। तो इसलिए सबका अपना अपना थॉट है, उस थॉट पे आपको नहीं फॉलो करना। आपके लिए जो अनुकूल हो, आप उस तरह से अपने आप को ढाल लीजिए आप। और यह कभी भी मत सोचिए कि यदि हम रात में जगेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे या तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आपके अनुकूल सही है तो आप भर भर रात जग कर, निशाचर बनकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी। बस कंटिन्यूटी बनाकर आप अपने एक रूटीन के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और पहले लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए, फिर ऊर्जा लेने के लिए तो पूरी लाइफ ही बाकी है। धन्यवाद।